कभी सोचा है कि कुछ सिंपल से शब्द मिलकर आखिर एक कविता कैसे बन जाते हैं? आज हम ना भाषा के उन्हीं आभूषणों की खोज करने वाले हैं, वो आभूषण जो एकदम साधारण से वाक्यों को एक खूबसूरत कला में बदल देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलंकार की। जरा इस लाइन को सुनिए। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, यहाँ बादल सिर्फ बरस नहीं रहे, नहीं, वो तो किसी मेहमान की तरह सज धज कर आ रहे हैं। कमाल है ना? ये साधारण से शब्द हमारे मन में इतनी मजबूत तस्वीर कैसे बना देते हैं? तो इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल लिटरेरी टूल में छिपा हुआ है, जिसे हम अलंकार के नाम से जानते हैं। तो ये अलंकार आखिर हैं क्या? इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इन्हें कविता के आभूषण यानी गहने मान लीजिए। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अलंकार का मतलब ही है आभूषण। और जिस तरह गहने किसी की सुंदरता बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह अलंकार कविता को निखारते हैं। वो भाषा को सिर्फ जानकारी नहीं रहने देते, बल्कि उसे एक अनुभव बना देते हैं। ये असल में वो औजार हैं जिनसे कवि अपनी रचना को यादगार बना देते हैं। पर ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये तो भाषा में जान फूंकने की कला है। तो चलिए अब इस काव्यात्मक गहनों के डिब्बे को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर किस किस तरह के जेवर। तो मोटे तौर पर देखें तो अलंकार दो तरह के होते हैं। पहला शब्दालंकार, जो शब्दों की आवाज और उनकी लय पर फोकस करता है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें में च की ध्वनि का जो म्यूजिक है ना, बस वही है शब्दालंकार। और दूसरा है अर्थालंकार, ये जाता है थोड़ा और गहरा, मतलब शब्दों के मीनिंग पर और उनसे जो तस्वीरें हमारे मन में बनती हैं उस पर जोर देता है। आज हम अर्थ के जवाहरात यानी अर्थालंकार पर ध्यान देंगे और इसकी शुरुआत करते हैं सबसे जाने पहचाने और खूबसूरत अलंकार से, उपमा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उपमा का मतलब ही है तुलना या समानता। ये अलंकार दो अलग अलग चीजों के बीच एक पुल जैसा बनाता है, जिससे हम एक की खूबी को दूसरे के जरिए और भी गहराई से समझ पाते हैं। इस क्लासिक उदाहरण को देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन की चंचलता की सीधी तुलना पीपल के कांपते हुए पत्ते से की गई है। सोचिए, सिर्फ कुछ शब्दों में कवि ने मन की बेचैनी की कितनी साफ और पावरफुल इमेज बना दी है। अब इसी खजाने से दो और कीमती जवाहरात निकालते हैं, एक है रूपक और दूसरा मानवीकरण। अच्छा, ये स्लाइड इन दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है ना, उसे बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, उपमा में हम कहते हैं एक चीज दूसरे जैसी है, जैसे मुख चांद जैसा है। यहाँ एक क्लियर कंपैरिजन है ना? लेकिन रूपक इस जैसा को बीच से हटा ही देता है, वो दोनों को एक कर देता है। वो कहता है चरण कमल, मतलब पैर कमल जैसे नहीं है, बल्कि पैर ही कमल हैं। कवि ऐसा तब करता है जब उसे कंपैरिजन से भी ज्यादा गहरी इंटेंस फीलिंग दिखानी होती है, मानो दो चीजें एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गई हों। रूपक का ये उदाहरण देखिए, जहां एक बच्चा कह रहा है, मैया मैं तो चंद्र खिलौनों लेनू हूं। यहाँ चांद एक खिलौने जैसा नहीं है, बोलने वाले की नजर में वो चांद ही खिलौना है। कितनी सीधी और गहरी कल्पना है। हमारा अगला अलंकार है मानवीकरण, जहां कवि एक जादूगर की तरह बेजान चीजों में भी भावनाएं और इंसानी गुण डाल देते हैं और अचानक प्रकृति की चीजें भी हमारी तरह महसूस करने और काम करने लगती हैं। इस पंक्ति की खूबसूरती देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। भाई, हंसना और मुस्कुराना तो इंसानों का काम है, लेकिन यहाँ कवि ने ये गुण फूलों और कलियों को दे दिए हैं और पूरा का पूरा दृश्य जैसे जिंदा हो गया है। और अब हम लौटते हैं अपनी शुरुआती पंक्ति पर, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। अब हम जानते हैं कि ये मानवीकरण का एक क्लासिक उदाहरण क्यों है, क्योंकि सजना संवरना तो एक मानवीय गतिविधि है। ऐसा कुछ नहीं जो बादल कर सकते हैं। इसने एक साधारण सी प्राकृतिक घटना को एक ड्रामेटिक एंट्री में बदल दिया।